प्रिय मित्रों नमस्कार। मेरे सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास आज से शुरू कर दी, लेकिन मेरे कुछ बड़े भाइयों की छोटे भाइयों की समस्या थी कि जो पर्चा मैंने डाला था वो उसकी समझ में नहीं आ रहा, सही क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए मैंने जो क्वेश्चन थे वो इसमें लिख दिए, पूरी पीडीएफ बना कर तैयार कर दी। बड़ी मेहनत से तैयार करनी पड़ी क्योंकि ये सब काम मेरे पे आता नहीं ज़्यादातर। तो ये पीडीएफ मैंने बना कर तैयार कर दी और इसमें आप देख लेंगे कि मैंने हिंदी जोड़ी है और ये गणित जोड़ा, क्योंकि जीएस के लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाना चाह रहा जिसमें मैं आपको टॉपिक को तैयार करने का और साथ के साथ में जितने क्वेश्चन आएंगे वो तो बताऊंगा, टॉपिक किस तरीके तैयार करना और कितना पढ़ना, कहाँ से पढ़ना, वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी हिंदी की पहली क्लास शुरू कर देंगे। हिंदी का जो मैंने पहला टॉपिक रखा है वो आपके लिए समास रखा है, क्योंकि समास बहुत ही संक्षेप में हम समझ सकते हैं और बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कम से कम हमें 2 नंबर देगा जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप है। ये बात बिल्कुल आप अपने जहन में डाल लो, क्योंकि कई बार ये सीधा सीधा ही क्वेश्चन आता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शुरू करते हैं टॉपिक इसी बात को लेकर। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जा। अब इसे हम अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेंगे कि जब 2 शब्द होंगे उन्हें हम जोड़ेंगे तो वो समास हो जाएगा, और जब जुड़े हुए 2 शब्दों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वो समास विग्रह हो जाएगा। यानी यदि मैं प्रति और दिन को जोड़ दूं तो प्रतिदिन मिलकर समास हो गया, और प्रतिदिन को अलग अलग कर दूं, प्रति जमा दिन कर दूं, तो वो समास विग्रह हो गया। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि समास जो है वो शब्दों का मेल है और संधि जो है वो वर्णों का मेल है। ये बात मैंने यहाँ क्यों बताई कि ये अंतर आपका यहीं क्लियर हो जाएगा कि वर्णों के मेल को संधि कहें और शब्दों के मेल को समास कहें। समास में उपसर्ग जुड़ के भी समास बनता है और प्रत्यय जुड़ के भी समास बनता है, इसलिए हम ध्यान रखेंगे। और समास के यदि मैं प्रकारों की बात करूँ तो समास 6 प्रकार के हों। अब 6 प्रकारों को जिस क्रम में मैं आपको बताऊंगा उसी क्रम में आप याद रखेंगे और उसी तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। समास के 6 भेद अपनी उंगलियों पर रट लो। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुव्रीहि। मैं आपको अव्ययी भाव समास की परिभाषा आप पढ़ लेना, मैं बिल्कुल बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। वैसे तो अव्ययी भाव की परिभाषा क्या है कि जिसका पहला पद अवयव दूसरा पद संज्ञा हो तथा पहला पद दूसरे पद की समानता विशेषता बताता हो, यही अव्ययी भाव समास है। इतना लंबे की हमारे पास समय नहीं है, सीधा एक छोटे शब्द में याद रखो, जिसका पहला पद प्रधान हो, बस। पहला पद प्रधान मतलब अव्ययी भाव समास, दूसरा पद प्रधान मतलब तत्पुरुष समास, जहां समानता बताई गई वहां कर्मधारय समास। द्विगु, द्विगु का पहला वर्ण खुद द्वि संख्यावाचक है तो द्विगु संख्यावाचक, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। द्वंद्व, द्वंद्व का अगर अर्थ देखोगे तो युद्ध को भी द्वंद्व कहा जा, भले ही वो अलग हो, द्वंद्व को युद्ध कहा जा। तो यानी इसकी पहचान ये होगी कि जहाँ 2 विलोम शब्द हों, विलोम शब्द होंगे, दोनों में विरोधाभास है, तो वहाँ द्वंद्व समास होगा। और भी बीच में लिखा जा सकता है, या भी बीच में लिखा हुआ हो सकता है, या डैश लगा हुआ होगा खाली, तो द्वंद्व की पहचान ऐसा रख लें। और बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास किसी तीसरे की ओर जो संकेत करता हो, किसी कोई ऐसी लाइन लिख दी कि वो किसी तीसरे की ओर जाकर मुड़ जाए, या किसी देव का नाम, देव के उपनाम जितने भी हैं वो सब बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण हैं। अब मैं आपको ये तो था शॉर्ट में, लॉन्ग में समझा देता हूँ। अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद प्रधान होगा, और इसके उदाहरण से मैं आपको समझाऊं तो मैंने इसमें उदाहरण लिया है आजन्म। आजन्म जो उदाहरण है, आजन्म से आप देख रहे होंगे कि इसमें आ उपसर्ग जोड़ के आजन्म बन गया।
बेशरम में शर्म एक शब्द था, बे करके इसका एक अलग शब्द निकाल दिया, यानी बे ने इसकी अर्थ को बदल दिया, तो यहाँ पहला पद प्रधान हो गया। भर पेट, खाली पेट। तो पेट की विशेषता कौन बता रहा? पहला पद बता रहा कि वो पेट भरा हुआ है या खाली है। दिन की विशेषता पहला पद बता रहा कि प्रतिदिन, प्रतिदिन है या कोई पर्टिकुलर दिन है। यहाँ इसमें ये चिड़ी मार गलत टाइप हो गया। चिड़ी मार जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, चाहे चिड़ी मार हो चाहे शेर मार हो, कोई भी हो, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण है। ये गलत टाइप हो गया इसमें। और यथार्थ, यथाशक्ति, शक्ति के साथ या अर्थ सहित। तो जो पहला पद है उसी ने मिल करके उसका अर्थ बदल दिया, इसीलिए पहला पद प्रधान हो गया और यहाँ अव्ययी भाव समास हो गया। अब बस इस चीज का ध्यान रखेंगे, उपसर्ग जुड़ जाएगा इसमें तो अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होगा। गगनचुंबी, अर्थ निकाल के भी देख लेते हैं कई बार, क्योंकि जब हम किसी शब्द का अर्थ निकालते हैं तो उससे भी हमें पता चल जाता है कि उसमें कौन सा समास होगा। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, तो गगन को चूमने वाली, यानी हमें दूसरे शब्द से पता चला कि कोई चीज, अगर मैं यहाँ पृथ्वी के लिए कह दूं तो उसके लिए हो जाएगा, तो दूसरा पद प्रधान होगा। अब ग्रहागत, यानी घर को जाने वाला। घर तो अपनी जगह स्थायी है, लेकिन आगत है या जागत है, आवत है या जावत है, वो हमें दूसरे शब्द से पता चला है। माखन चोर, घी चोर भी हो सकता था, दूध चोर भी हो सकता है, खाली चोर भी हो सकता है, तो हमें स्वर्ण चोर भी हो सकता है। तो हमें दूसरे शब्द से ही पता चला कि किस चीज का चोर है। माखन चोर, माखन का चोर, ठीक है, या माखन को चुराने वाला, माखन को निकालने वाला भी हो सकता है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, यानी इस टाइम जो है शोक से ग्रस्त है, कोई विरहग्रस्त भी हो सके, कोई खुशी से ग्रस्त भी हो सके, तो इसलिए इसमें दूसरा पद प्रधान है। सभी उदाहरणों को आप देख लेंगे और इसे भी इसी तरीके से याद कर लेंगे। तत्पुरुष के जो ये 6 भेद दिए गए, इसे आप एक लाइन में याद कर लो। कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर। बिल्कुल लय में याद कर लो, ये आपको लय में याद रहने चाहिए। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर। अब समझो, कर्म को यानी मैंने आपको कोई चीज दी, कई बार वाक्य में भी आता है मैंने आपको कोई चीज दी, तो वहां कर्म, कर्म तत्पुरुष होगा। आपके द्वारा मुझे कोई चीज दी गई या आपसे मुझे कोई चीज प्राप्त हुई, तो वहां करण तत्पुरुष होगा। मैं आपके लिए कोई चीज लेकर के आया या मैंने आपके लिए कोई कार्य किया, यानी आपसे जुड़ रहा हूं मैं, तो वहां संप्रदान होगा। और अपादान में क्या होगा? से, अपादान में जो से है वो अलग होने से है। फ्रॉम, फ्रॉम, पेड़ से पत्ता नीचे गिर रहा है, मैं स्कूल छोड़ कर जा रहा, वह स्कूल से चला गया, वह घर से चला गया। अगर वो घर के लिए आया तो संप्रदान है, अगर वह घर से चला गया तो अपादान है। और आपसे मुझे कोई चीज प्राप्त हुई तो वो कर्ण है, करण है। और यदि आपके लिए मैं कोई चीज लेकर आया तो वो संप्रदान है। तीनों में बिल्कुल अंतर समझ लेना। संबंध का की के, राजा का पुत्र, यह राजा का पुत्र हो गया, घोड़े का मालिक हो गया, स्कूल का मालिक हो गया, गृह स्वामी,
ग्रह का स्वामी, घर का स्वामी, तो संबंध स्थापित हो रहा है। संबंध का की के, संबंध तत्पुरुष होगा। अधिकरण, अधिकरण में पर, यहाँ अधिकरण तब होगा जब कोई चीज़ जैसे टेबल के ऊपर रखी या कोई चीज़ कमरे में रखी, वह वस्तु टेबल पर रखी है, अधिकरण है। आप कमरे से, आप कमरे से पुस्तक उठा लाओ, या पुस्तक कमरे में रखी है, पुस्तक कमरे में रखी है। इन और ऑन, इंग्लिश में भी समझते चलेंगे, इन और ऑन अधिकरण होगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उन्हें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। इन और ऑन अधिकरण होगा। क्रमधारीय समास, क्रमधारीय में मैंने पहले ही बता दिया, समानता बताने वाला है, जो या के समान, जहाँ ये शब्द हमें नजर आएंगे वहाँ क्रमधारीय समास होगा। जैसे कि इसका क्या होगा कि पहला पद तो होगा विशेषण जो विशेषता बताएगा, और दूसरा पद होगा विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाएगी। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील कमल, नीला है जो कमल, और कमल नयन, कमल के समान नयन। इसका भी ध्यान रखना, कमल नयन यहाँ भी लिखा हुआ है और कमल नयन बहुव्रीहि समास में भी लिखा हुआ है, क्योंकि अभी वहीं आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। द्विगु समास सीधा सा है, इसका पहला वर्ण संख्यावाचक है, तो जितनी भी संख्या जिनके शुरू में संख्या दिखाई देगी वो सब द्विगु समास के उदाहरण होंगे। चतुर्भुज है, त्रिभुज है, अष्टभुज है, त्रिफला है, नवग्रह है, चौराहा है, ये सब संख्यावाचक है पहला पद, तो द्विगु समास। द्वंद्व समास, इसमें और या डैश का या फिर दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे। ज़्यादातर तो दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम ही होंगे। राम श्याम, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को तीसरे की ओर संकेत जाएगा, या इसमें किसी देवता का नाम आ जाएगा और इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता आपस में, क्योंकि दोनों पद मिल करके एक नए की तरफ इशारा कर रही। जैसे कि दशानन, 10 सिर वाला, सभी को पता, रावण। लंबोदर, लंबा है उधर, गणेश जी हैं। अच्छा, यहाँ ये भी ना मत लिखना कि लंबा है उधर जिसका तो क्रमधारी हो जाएगा, नहीं, बहुव्रीहि समास होगा क्योंकि वो गणेश जी की तरफ को इशारा कर दिया। यदि कहीं दोनों इकट्ठे आ जाएं, बहुव्रीहि भी आ जाए और क्रमधारी भी आ जाए, तो आप बहुव्रीहि को प्रेफर करना। चक्रपाणी, जिसके हाथ में चक्र हो। नेक नाम, अच्छे नाम वाला। चतुर्भुज, मैंने यहाँ भी लिख दिया इसीलिए, चतुर्भुज का जब बहुव्रीहि समास आएगा तो विष्णु से तात्पर्य लगाना है। भगवान विष्णु, उनके 4 भुजाओं वाले हैं, तो चतुर्भुज। एकदंत, खगेश, पीताम्बर, चंद्रमौली, सर पे जिसके चंद्र हो, भगवान शिव। कमल नयन, जिसके कमल से नयन हो, श्री राम, और कृष्ण को भी कमल नयन कहा गया। तो कमल नयन जो है वो यहाँ भगवान राम की तरफ संकेत कर रहा है। वैसे ऐसा होता नहीं है कि दोनों इकट्ठे आ जाएं, लेकिन अगर कभी दोनों इकट्ठे आ जाएं तो आप बहुव्रीहि समास लगा देना, आपका सही जाएगा। जिसकी समझ में जो नहीं आया होगा तो वो मुझे बता देगा। और जैसे कि आज मेरी पहली वीडियो थी तो मेरे भाइयों कुछ त्रुटि हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि मैंने आज तक कभी स्क्रीन रिकॉर्डर पे पढ़ाया नहीं है। मैं बोर्ड पर पढ़ाने वाला आदमी हूँ। जब बोर्ड पर कलम उठती है तो कलम चलती ही चली जा, तो इसलिए आज बहुत सी त्रुटियाँ होंगी, मुझे भी महसूस दी, तो इसलिए आज के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और समझने की कोशिश करना। जो समझ में ना आए मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो वीडियो में कोई चीज़ बताने लायक होगी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इस तरीके से इस काम को कर सकता हूँ और अच्छा ऐसा कर सकता हूँ। कल मैं कोशिश करूँगा कि इससे भी सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ,
क्योंकि ये आज फिर मैं वही कहूँगा, मेरा पहला वीडियो है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके की भाषा आपके साथ जो है वो आपको किस भाषा में समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम के भी होंगे, कुछ हिंदी माध्यम के भी होंगे। तो मैंने कोशिश यही करी कि बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझा सकूं। पर कल आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा जो आपकी समझ में आए। प्रिय मित्रों, जय हिंद, और आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। जय हिंद, जय भारत।